अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम, आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए। और आज के दिन की सेलिब्रेशन के हवाले से सबको ये जो दिन है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, ये सबको मुबारक हो, क्योंकि इस दिन दुश्मन को पता चला था कि ललकार क्या होती है। इस दिन दुश्मन को ये पता चला था कि पावर क्या होती है। यही वो दिन था जिस दिन दुश्मन को हार मिली और उसको मुंह की खानी पड़ी। और आज यानी कि 6 सितंबर के दिन को हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से याद भी करते हैं, मनाते भी हैं। ये हमारी सेलिब्रेशंस भी हैं और हमारी पाक आर्मी को, पाक फ़ौज को ये सबसे बड़ी मुबारकबाद भी है और खराज तहसीन भी है कि हम अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। और हमारी पाक फ़ौज ही है जो हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए मामूर है, तभी हम रात को चैन और सुकून की नींद जो है वो सो लेते हैं। ये है हमारा पाकिस्तान जिसकी दिफा के लिए, जिसकी बहादुरी और शुजात और दिलेरी की जो दास्तानें हैं वो पाकिस्तान से रकम है। आज इसी पे बात करने के लिए 6 सितंबर के इस दिन को और इस तारीख़ को दोहराने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, जिन्होंने यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से, जिन्होंने अपनी तमाम कारकर्दगी और तमाम मामलात से पाकिस्तान को जोड़े रखा, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मौजूद शख्सियत ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मुबारक हो, क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो दिफा का दिन है और आज ही जो है वो हमने दुश्मन को हरा कर ये साबित किया था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। और हमारी पाक फ़ौज को आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं और आप माशाल्लाह ख़ुद इसका हिस्सा रहे हैं। तो सर, तारीख़ के अदवार अगर खोलें तो ज़रा हमारे नाजरीन के लिए हम चाहेंगे कि आप ज़रूर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया जो कौम के जज्बात की अक्कासी आपने की और कौम की जो मोहब्बत और लगाव है अपने अफवाज के लिए। यकीन कीजिए कि अफवाज के जो लोग हैं उनके दिल में यही यकीन उनकी हिम्मत बढ़ाता है कि हमें एक ऐसी कौम की मोहब्बत हासिल है जो पाकिस्तान के मकासद को पूरा करनी चाहती है। और पाकिस्तान के जो मकासद थे उनकी बराबरी के लिए हमारी कौम जो है वो हर वक्त अमल पैरा है अपने मिशन पर। और जो फ़ौज का मिशन है उसके लिए फ़ौज भी अमल पैरा है, हर वक्त हर आन तैयार है अपने मिशन के लिए। और कौम का ये जो भरोसा है ये फ़ौज की हिम्मत का मेन सतून है। कोई भी फ़ौज इस भरोसे के बगैर लड़ नहीं सकती। हमने बहुत सारी मिसालें जंगी तारीख़ में देखी हैं और हालिया तारीख़ में भी देखी हैं। हमारे तो तरानों में इतनी ताकत है कि हमारी पाक फ़ौज के जवान जो है वो तराने सुन के जितनी पुरजोश तरीके से जो है वो मैदान में उतरते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ तो ताकत अल्लाह और उसके रसूल की ताकत जो है वो हमारे साथ है। पाकिस्तान जैसे अल्लाह के राज़ों में से एक राज है और इस राज को कोई नहीं समझ सका। और दुश्मन ने जब भी जो है वो बुरी नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखा तो पाकिस्तान ने ये साबित किया कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से हैं और हमारे पास ऐसे बहादुर नौजवान हैं जो सरहदों पर अपनी गर्दन तो कटवा सकते हैं, जामे शहादत तो नोश कर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हट सकते। तो सर, ये तारीख़ जो खुलती है ये आप किस तरह इसका जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें समझ आ सके कि 6 सितंबर का जो दिन है ये हमारे लिए किस तरह अहम है और इसकी तारीख़ क्या है? देखिए, तारीख़ तो इसकी बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर है और मसला कश्मीर पाकिस्तान के बनते ही कश्मीर पे भी भारत ने कब्ज़ा किया, हैदराबाद पे भी कब्ज़ा किया, जूनागढ़ पे भी कब्ज़ा किया। और ये वो रियासतें थीं जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहती थीं जी। और ये इंतहाई मक्कारी से हिंदुस्तान की फ़ौज ने इनके ऊपर फ़ौज कशी की गई इन रियासतों पर और इनके अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और इनके जो रियासत के ओनर्स थे जिनको 200 साल तक अंग्रेज़ भी मानता रहा, उनके भी ख्वाहिश पे अमल नहीं हुआ जो वो करना चाहते थे। जूनागढ़ और हैदराबाद में ये असूल अपनाया गया कि जी वहाँ अवाम जो हैं वो हिंदू हैं और ज़्यादातर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, इसलिए हम फ़ौज कशी कर रहे हैं। अगरचे रियासत का सरबरा जो है वो
पाकिस्तान में के साथ इत्तेहाद करना चाहता है, इल्हाक करना चाहता है। जी। कश्मीर के मामले में यही असूल उलट हो गया कि अगरचे वहाँ पे आबादी 90% से भी ज़्यादा मुसलमानों की है, लेकिन जो राजा है उसने हमारे साथ इल्हाक कर लिया है, इसलिए हम फ़ौज दाखिल कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई मक्कार दुश्मन की चालाकियाँ हैं जो हमारे आज़ाद होने के साथ ही हमारे सामने आ गई। बिल्कुल सही। उसके बाद कई करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में पास हुई, कश्मीर पे जंग हुई, हमारे कबायली लश्कर चले गए और कायद आज़म ने फ़ौज को हुक्म भी दिया, लेकिन उसमें तामुल किया उस वक्त के अंग्रेज़ फ़ौजी कमांडर ने। ये सब तारीख़ का हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन बहरहाल फिर जब जंग की सूरत हाल बनी तो कायद आज़म का हुक्म मानना पड़ा और फ़ौज कश्मीर में गई और भारतीय फ़ौज को रोक दिया जिन जगहों पर वो थे। तो उस दिन से हम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है ये हमने लड़के हासिल किया, इसको लड़के आज़ादी दिलवाई जी। और मकबूजा कश्मीर वो इलाका है जहाँ भारतीय फ़ौज काबिज़ हो गई अंग्रेज़ों की और अभी तक काबिज़ है जी। और वो गुरदासपुर की तहसील दी गई जिसमें ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन रेड क्लिफ ने माउंटबेटन के साथ मिल के साजिश की और गुरदासपुर की तहसील इसलिए दी गई कि वहाँ से रास्ता कश्मीर को जाता था। सही। उसके बाद पाकिस्तान ने अमन का रास्ता अपनाया, अक़वाम मुत्तहिदा में केस लड़ा, वहाँ पे करारदादें हमारे हक़ में हुई, लेकिन इस्तिस्वाब का हुक्म जो फ़ैसला था अक़वाम मुत्तहिदा का, उस पर अमल ना हो सका क्योंकि भारत वो इस्तिस्वाब करवाना नहीं चाहता था। उसके बाद फिर 65 के अंदर थोड़ी बहुत पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आई, महल्लाती साजिशें और सियासी रस्साकशी होती रही जी। बहरहाल जब कुछ इस्तेहकाम मिला तो उस वक्त की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए फिर कोशिश की जाएगी और कश्मीर के मुजाहिदीन ने आज़ादी का अलम उठाया और पाकिस्तान ने उनकी मदद की। उसके वो लड़ाई जारी थी कि भारतीय फ़ौजों ने पहले तो आज़ाद कश्मीर पर हमले किए जिसका जवाब पाकिस्तान की फ़ौज दे रही थी। सही। और जब वहाँ शिकस्त हुई, पाकिस्तानी फ़ौजें जो हैं वो अखनूर के दरवाजे खटखटा रही थी, तो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के ख़िलाफ़ भारत ने हमला कर दिया। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, जो इंटरनेशनल बॉर्डर माना हुआ था दोनों हुकूमतों ने, दोनों मुल्कों ने उनकी पार्लियामेंट से माना हुआ था, उस बॉर्डर के ख़िलाफ़ भारत ने हमला किया। जो उस वक़्त के हमारे जो मुल्की सरबराह थे उनको तवक्को नहीं थी कि भारत इंटरनेशनल बॉर्डर के ख़िलाफ़, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करेगा, और वो हमला उन्होंने रात की तारीकी में 5 और 6 सितंबर की रात को किया। सही। लेकिन आप कहें कि इन टाइम जो टैक्टिकल इंटेलिजेंस थी वो पहुंच चुकी थी, पाकिस्तान के खुफिया इदारों को पता लग चुका था कि ये आज रात हमला करेंगे, इसलिए बड़ी सूरत उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हमला किया कि इनको पता नहीं चलेगा, ये सोए होंगे, वो समझते थे कि उनको सरप्राइज मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जिसको हम टैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो आप कहें उस इलाके की जो फ़ौजी सुरागरसा इदारे होते हैं उन्होंने पता कर लिया कि ये हम पर हमला करेंगे। सही। इसलिए वहाँ पर बड़ी तेज़ी से हमारे जो फ़ौजी दस्ते थे उनके हरावल पहुँचाए गए और वहाँ पे एडवांस पोजीशंस हमारी बॉर्डर्स पर थीं और उन एडवांस पोजीशंस ने हैरान कुन कार्रवाई दिखाई, हैरान कुन सलाहियत दिखाई कि दो कंपनियों ने इंडिया के डिविजन्स और ब्रिगेड्स को रोके रखा, जिनको कहा गया था कि तुम 2 घंटे रोक लो तो हम पहुंचने वाले हैं। सही। उन्होंने अल्लाह के फजल से ऐसी बहादुरी दिखाई कि शाम तक 8-8, 12-12 घंटे भारतीय फौजों के दांत खट्टे कर दिए, वो उनको हिला ना सकी। ये तो दिन दुश्मन कभी भुला नहीं सकता। 6 सितंबर जब भी यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन आता है तब जो है वो दुश्मन को ये एहसास हो जाता है कि जिसने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखी फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि जब ताकत अल्लाह और उसके रसूल की शामिल हो जाए ना, एक मुसलमान के साथ, एक जो है वो मुजाहिद के साथ, तो
तो फिर मामलात कुछ और हो जाते हैं और सिलसिले कुछ और तरफ निकल जाते हैं। ये बात शायद उन दुश्मनों को समझ नहीं आती जो पाकिस्तान पे हर वक्त कोई ना कोई जो है वो नज़र टिका के बैठे रहते हैं कि अगर इकोनॉमिकल पोजीशन थोड़ी सी आई होगी तो क्यों हो गई, यहाँ पर अगर एजुकेशन लेवल पे कोई ऊपर जा रहा है या किसी ने कुछ ईजाद कर लिया या कोई मामलात हो गए तो उस पर जो है वो इनकी सारी नज़रें होती हैं। ये जब से पाकिस्तान बना तब से जो है वो हिंदुओं को ये बात हजम नहीं हुई, अंग्रेज़ों को ये बात हजम नहीं हुई। इसमें आप देखिए जो आप बात करती हैं कि ये पाकिस्तान अल्लाह का राज है, बेशक एक मुआजिज़ा है, मुआजिज़ा है, और इस मुआजिज़े ने बार बार अपने आप को आश्कारा भी किया है दुनिया के सामने। राइट। मैं बताऊंगा कि यहाँ एक डॉक्टर जोसेफ कार्बल थे जी, जो अमरीकी थे और वो मैडलिन एल्ब्राइट के फादर हैं। सही। कॉन्डोलीज़ा राइस उनको अपना रूहानी बाप कहती है। डॉक्टर जोसेफ कार्बल ने डेंजर इन कश्मीर बड़ी शुरा आफाक किताब लिखी और वो कश्मीर के मसले को स्टडी करने के लिए यहाँ भी आए, पाकिस्तान भी आए। डॉक्टर जोसेफ कार्बल की किताब में उन्होंने नेहरू की एक स्टेटमेंट कोट की। सही। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान बनाया गया है, ये जो इंडिया की डिवीज़न हुई है, ये एक गलत काम है और ये एक गैर कुदरती डिवीज़न की गई है, ये ख़त्म हो जाएगी डिवीज़न। अच्छा। 5, 10, 15, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के बाद ये जो ख़ित्ता है ये वापस इंडिया में शामिल हो जाएगा। वो अपने अखंड भारत फ़लसफ़े की रोशनी में ये बात कर रहे थे। अल्लाह के फजल से ये वापस नहीं गया। हमें शिकस्त हुई 71 में ज़रूर, लेकिन बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा नहीं बना। हमें हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर बन गए। बिल्कुल। उन्होंने मई 1998 में जब हमले किए, जब ये धमाके किए, तो बयान जो थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म के वो बड़े एग्रेसिव हो गए थे। सही। वो ये हो रहे थे कि जी आप निकले कश्मीर से और असल बात तो ये होगी कि तुम आज़ाद कश्मीर से कब निकलते हो और भारत के साथ आपको छोटा और ताबेदार बन के रहना पड़ेगा। ये वाजपेयी साहब के बयानात थे। सही। और जिस दिन पाकिस्तान ने 6 धमाके किए तो अगले दिन भारत को वो कहते हैं सांप सूंघ चुका था। वो टोन, वो जो उनका लहजा था वो यकसर बदल गया एकदम। तो ये एक कौम है, किसी सियासी लीडर को इसका कुल क्रेडिट हम दे ही नहीं सकते। सही। ये पूरी कौम की मेहनत है, ये उस पाकिस्तानी जज्बे की मेहनत है। जो जज्बा जब 16 दिसंबर 71 को बांग्लादेश में भारतीय फौजों ने हम पर फतह हासिल की और सरेंडर हुआ जी, तो जर्मनी में, हॉलैंड में बैठा हुआ AQ खान सारी रात रोता रहा और उसने फैसला किया कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपनी कौम को न्यूक्लियर पावर ज़रूर दूंगा। उस वक़्त के सियासी रहनुमाओं ने भी उसकी मदद की। हर सियासी रहनुमा आने वाला न्यूक्लियर पावर जो हमारी है इसको ना तो रोल बैक कर सका, ना इसको स्टॉप कर सका, ना इसको कैप कर सका। बिल्कुल सही। तो ये एक पूरी कौम का जज्बा है जिसने हमें न्यूक्लियर पावर बना दिया। ऐसा ही है। और हमारी आप फौजियों की जो हमारी स्पिरिट है वो कौम के इस जज्बे की कदर करती है। बिल्कुल करती है। और कौम के इस जज्बे की वजह से फ़ौज में सलाहियत है। ऐसी सलाहियत है जो आपने फिर ये जो उन्होंने हमारे एबटाबाद के इलाके में जो हमला किया था एयरफोर्स के साथ, जिसके बाद अभिनंदन साहब कैद हुए, तो वो भी तो एक दुनिया के सामने एक मुआजिज़ा है। एक छोटी सी एयरफोर्स है और वो इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर और इलाके की सबसे बड़ी रियासत, और जिसने अपने आप को इलाके का चौधरी बनाया हुआ है और अमेरिका का पिट्ठू बन के, उसकी इतनी बड़ी फ़ौज और पाकिस्तान को धमकियाँ और पाकिस्तान के इलाके में बॉम्बिंग, और उसके बाद जो हशर हुआ फ़ज़ाई लड़ाई में उनका, तो उनको समझ लेना चाहिए कि जो हशर फ़ज़ा में हुआ है उससे कहीं ज़्यादा बुरा असर हशर उनका ज़मीन पर होगा अगर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई और कार्रवाई की। और यही तो बात है, आज हमारी जो अफवाज हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज है, वही तो हमारी पावर्स हैं, वही तो हमारे हैंड्स हैं, वही तो हमारी आंखें हैं कि जिनसे हम देख सकते हैं, जिनसे हम संभल सकते हैं और जिससे एक अवाम जो है वो प्रोटेक्शन फील करती है। आज हमारे पाकिस्तान का हर शहरी,
हर पाकिस्तानी ये जज्बा लेकर जो है वो आगे बढ़ता है कि जब हमारी पाक फ़ौज का एक जवान जिसकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, जिसको जो है वो सर्दी गर्मी का एहसास तक ख़त्म कर दिया जाता है, जिसके अंदर इतनी पावर्स जो है वो अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं कि वो मजबूती कि वो जो है वो इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे और इतनी सर्दी और गर्मी को महसूस करते हुए जो है वो अपनी लड़ाई लड़ता है, तो फिर एक आम इंसान का जज्बा उसके लिए और मोहब्बत उसके लिए क्यों ना बढ़े। जब इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद जो है वो एक सिपाही निकलता है, एक आम सिपाही की बात कर रही हूँ, तो फिर आप जैसे ब्रिगेडियर और हम आप जैसे जो है वो लोग माशाल्लाह जिन्होंने इतनी ट्रेनिंग के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, जो बैजेस आपके पास हैं, जो आपके पास इतना अल्लाह ने मुकाम दिया है, सर इसके बाद फील कैसा होता है ये बताएं। क्योंकि मैं आपकी जगह पे नहीं हूँ ना, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि आप कैसा फील करते हैं, आप पाकिस्तान के लिए कैसा फील करते हैं। आपने तो ये सब कुछ किया, आपने तो ये सारी एफर्ट पाकिस्तान के लिए की, हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, आपने तो अमल करके दिखाया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो मैं तो कहूँगा हासिल उम्र पर नजरे रहे यारे करदम, शादों में ज़िंदगी खेश के कारे करदम। तो फ़ौजी का तो यही जज्बा है, वो अपनी कौम के लिए जीता है, अपनी कौम के लिए मरता है और अपनी कौम के लिए मरने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। सही। रिटायरमेंट के बाद भी तैयार हैं। हाँ, आज भी बुलाएंगे तो बड़ी खुशी से जाएंगे। सही बात, सही। और अपनी पलटन के साथ मिलकर लड़ेंगे। सही, सही। ये तो मिलिट्री जज्बा है। जब जिंदगी पूरी फौज को हवाले कर दी, पूरी जवानी गुजार दी, तो अब बुढ़ापे में क्या नहीं लड़ेंगे दुश्मन? जज्बे तो सर हमेशा जवान है, और एक फौजी के जज्बे तो हमेशा जवान। हरकत करके देखे हाँ, तो फिर उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान फौज की तादाद क्या है और इसका जज्बा क्या है। बिल्कुल सही। एक भी रिटायर्ड फौजी मेरे ख्याल में अपनी पलटन में आने से इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। इस वक्त हमारी फौज के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं। सही बात है। हम ही ने उनको ट्रेन किया है। सही। और हम उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं हर वक्त। सही बात। तो ये जो मिलिट्री जज्बे की आपने बात की थी कि उस जज्बे की हम तर्जुमानी करें, हाँ। अल्फाज में तर्जुमानी करना तो मुमकिन नहीं है। सही कह रहे हैं। बहरहाल सही कह रहे हैं। वक्त पड़ने पर हम दिखा देंगे कि जज्बा क्या है। सही बात है, और उसकी नौइयत क्या है। एक आर्मी पर्सनैलिटी, एक सिपाही का जज्बा, एक जो है वो ऑफिसर का जज्बा शायद अल्फाजों में बयान हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा इम्प्लीमेंट करके दिखाया, अमल से साबित किया, बातों से और नारों से तो काम नहीं चलाया। इसीलिए अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना है या फिर जहन्नुम बनाना है, डिपेंड ऑन यू। एक सिपाही की तरह ज़िंदगी के तमाम हालात से लड़ना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, या फिर अपनी टेंशन, अपनी प्रॉब्लम्स के जो है वो रोने रोकर सिर्फ अपने आप को जो है वो ज़ाया करना है। ये सब सोचें, आपकी अपनी सोचें और इसको सोचना पड़ेगा। सर, अगर हम अपनी कौम में वो जज्बा देखते हैं, आज आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हो रही हैं जो माशरे में, आप आज उस जज्बे को और मज़ीद बढ़ते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे यंगस्टर, आने वाली नई नस्लें? ये अगर आप विज़िट करें हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को, हमारे रेजिमेंटल सेंटर्स को, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौम में अब भी ये जज्बा उसी तरह है और फ़ौज में ये जज्बा ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है और बहुत ज़्यादा तवाना है। सही। क्योंकि हम समझते हैं हमारे मुल्क के अंदर हमारा दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा है। ये हकीकत तो पहले दिन हम अपने सिपाही को बता देते हैं। सही। हमारी तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे होती हैं कि हमने 5 गुना बड़े दुश्मन के साथ लड़ाई करनी है। आपने देखा कि किस स्किल के साथ एयरफोर्स ने डील किया। सही। जब दुश्मन ने वार करने की कोशिश की। सही। और इतना बड़ा दुश्मन, इतना टेक्निकल दुश्मन, जो हमसे टेक्नोलॉजी भी उसके पास बहुत से है, तो वो हैरान परेशान रह गए कि हमारे साथ हुआ क्या। जहाज़ों को उनको लेयर किया गया, उनको उड़वाया गया, वो आए और आने के बाद उनको क्या हशर हुआ उनका आपके सामने है। सही। तो इसी तरह सियाचिन में हमारे फ़ौजी मौजूद हैं,
जी, बड़े बड़े पहाड़ों में हमारे फौजी मौजूद हैं। बिल्कुल सही। जब 2 फ्रंट सिचुएशन हो जाती है तो दोनों फ्रंट्स भी हमारे फौजी मौजूद होते हैं। सही, सही। तो लेकिन उनके पास अपने प्लान हैं, उनके पास अपनी स्किल है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आओ फिर पंजा लड़ाओ, देखो क्या होता है तुम्हारे देखो साथ, फिर क्या होता है। सही शासन बात में क्या हुआ। अब वो ज़्यादा मुसीबत में हमसे। भारत के जो पोजीशंस हैं उनका रास्ता लंबा और दुश्वार गुजार और दूर है, हमारे पास मुख्तसर रास्ता है। सही। लेकिन हमने उनको रोका हुआ है, 1984 से रोका हुआ है उनको, जिस पोजीशन में हैं वो वहाँ पे बैठे हैं। सही, और वहीं से थोड़ी बहुत जो हिलजुल होती है या जो है वो एलओसी पे जो है फायरिंग इस तरह के वाकयात नजर आते हैं, तो फिर उसका जवाब भी भरपूर तरीके से जो है वो दिया जाता है। हम वहाँ पे मौसम के साथ भी एक मुसाबिकत है, एक मुकाबला मौसम के साथ है। सही। और वो हम कर रहे हैं, शहादतें होती हैं, हम शहादतें देते हैं, हमें उससे कोई यार नहीं है। शहादत तो मतलब वो मकसूद है। हाँ। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही। एक सिपाही की ट्रेनिंग ही इसलिए की जाती है ना कि जामे शहादत नोश करे, और हर सिपाही को आगे बढ़ के इस जामे शहादत को नोश करने की जो है वो फिक्र है। यहाँ किसी को वाले होते हैं जो शहीद होते हैं, लेकिन अब देखिए कि हमारी फौज के जवान में, अफसर में ये एहसास है, और फ़ौज की मदद करने वाले इदारों में ये एहसास है कि हमने एक बड़े दुश्मन से अपनी महारत और अपने जज्बे की बुनियाद पर जीतना है। सही। और आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे फ़ौजी मुकाबले होते हैं, जहाँ पाकिस्तान फ़ौज आ जाए वहाँ सबको पता होता है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। और लगातार आपके मुल्क में खबरें आती रहती हैं। हमारे ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग करते हैं वो भी सबसे ऊंचे दर्जे पर होते हैं। तो फिर हमारा जो, अगर आप जंगों का एनालिसिस करें तो हमारी जो अफसरों की तादाद है जो अपने जवानों के साथ लड़ते हुए शहीद होते हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सही। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जूनियर ऑफिसर्स, हमारे मिडिल रैंक के ऑफिसर्स, हमारे जर्नैल, वो फ्रंट लाइन पे लड़ने के आदी हैं। उनका कॉन्सेप्ट जो जंगी तस्वर है वो क़यादत सबसे आगे रहकर है। जो हमारी मीरास है, ये रवायत, हमारे जो असलाफ़ हैं उनकी रवायत भी यही है, खालिद बिन वलीद की रवायत भी यही है। हम उन रवायात के अमीन हैं पाकिस्तानी फ़ौजी। और मैं समझता हूँ कि आज की फ़ौज में भी वही जज्बा है, बल्कि वो अब ज़्यादा मुस्तैद और तैयार हैं, क्योंकि इन सारी मुश्किलात जो हमने देखी, जो पूरी ज़िंदगी हम जिनका सामना करते रहे, उन पे मुल्क ने बड़ी मेहनत के साथ काबू पाया। हम आज अल खालिद टैंक हम खुद बना रहे हैं, JF-17 एयरक्राफ्ट हम खुद बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और दुश्मन खाइफ है हमारी इन तैयारियों से। दुश्मन ने हमारे सामने वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का तजुर्बा किया। मैं 25 साल से उस तजुर्बे को देख रहा हूँ और वो हर बारी नाकाम होता है। हमारा अल खालिद टैंक आज दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। बिल्कुल सही। दुनिया मांग रही है। कल नाइजीरिया ने हमसे JF-17 वसूल किए हैं। दुनिया हमारी जो भी हमने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की हैं और जो अपनी इस्तेदाद बढ़ाई है, दुनिया की उस पर नज़र है। तो हमारे दुश्मन को ये अंदाज़ा ज़रूर है, इसीलिए वो हिचकिचाते हैं और वो वार नहीं करते। उनको पता है कि क्या हशर होगा। ऐसी कौम से ताल्लुक़ है हमारा जिसका हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, वो जिस मर्जी कंडीशन में है वो अपने मुल्क के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। उसको कोई डर, खौफ, कोई मौत का खौफ, किसी किस्म का कोई बेखौफ कौम है पाकिस्तानी। और मैं समझती हूँ कि यही हमारी ताकत है, यही हमारा जज्बा है। और जिसको मौत का खौफ नहीं है वो अपने पाकिस्तान के लिए जो है वो किसी भी वक्त जो है वो अपनी जान की कुर्बानी जो है वो दे सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि जो ललकारेगा उसको जवाब तो मिलेगा, और जब जवाब मिलता है तो फिर 6 सितंबर बनता है। और 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, आज का बेहतरीन दिन कि जिसमें जब यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद होती है ना, तो सर वो देखने का बड़ा मज़ा आता है जब सुबह के टाइम जो है वो बताया जा रहा होता है कि हमारे इतने जो है वो तैयारे, हमारी इतनी जो है फोर्सेस जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, क्या नया आया है इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो क्या नया इंट्रोड्यूस करवाया है, बाहर के ममालिक किस तरह हमारे जो है वो इन तैयारों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और पूरे जो है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह इसकी जो है वो शोहरत है। तो वही आप वाली बात कि ये हमारे लिए बड़े प्लेजर की बात है और ये छोटी बात नहीं है।
कौम सर, जब ये मैं कहती हूँ कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में क्यों हमें आर्मी की ट्रेनिंग्स जो है वो नहीं दी जाती? क्यों बच्चे अगर कुछ बनना चाहते हैं तो उनको कमांडो क्यों नहीं बनाया जाता? मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन शायद वसाइल की कमी की वजह से इसको ख़त्म कर दिया गया। मैं जब 8वीं जमात में था तो हमारे स्कूल में जूनियर कैडेट कोर थी और मैं उस वक्त भी उसके अंदर ट्रेनिंग में था और मैं बड़ा खुश था। मैं सही कंपनी कमांडर था अपने ग्रुप का। तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों में भी बहुत जज्बा है और पूरी कौम के अंदर है। 6 सितंबर के दिन जो हमने कर दिखाया, हाँ। वसाइल की कमी के बावजूद और तादाद की कमी के बावजूद वो इतनी बड़ी फ़ौज लेकर आए। उन्होंने अपना वो जो हाथी डिवीज़न है वो चविंडा पे चढ़ा दिया और उनको रोकने वाले कौन थे? एक रेजिमेंट 25 कैवलरी और एक ब्रिगेड के साथ वो थी और उन्होंने उस डिवीज़न का मुंह मोड़ दिया और ऐसा भगाया कि वो खुद आज तक हैरान है कि हुआ क्या। और जब उनको पता लगा कि ये रेजिमेंट के सिर्फ थोड़े से टैंक थे, पूरी रेजिमेंट भी नहीं हाँ, थी, पूरी रेजिमेंट और उन्होंने उसका मुंह फेर दिया। लाहौर में क्या हुआ? जर्नैल साहब ऐसे डरे जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, हाँ। ब्रिगेडियर कयूम शेर की क़यादत में, तो निरंजन प्रसाद साहब मेजर जनरल थे, वो अपने रैंक उतार के कमाद के खेत में छुप गए। वाह। और जब उनके कोर कमांडर साहब अगले दिन आए तो उन्होंने कहा कहाँ है जीओसी, भाई निकालो उसको। तो जीओसी निकले बगैर रैंक के, बगैर हेलमेट के और बगैर अपनी जर्नैली टोपी के, और कीचड़ में उनकी घुटनों तक उनकी पैंट जो थी वो लथपथ थी। तो इंडियन कोर कमांडर ने कहा कि निरंजन, व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ? यू आर लुकिंग लाइक ए कुली, रेलवे के कुली की तरह तुम्हारी शक्ल बनी हुई है, ये क्या हुआ कि तुम जाके खेत में छुप गए? कोई जवाब नहीं था। और ये भारतीय मुसन्निफों ने ये किस्सा लिखा है। तो आप दुश्मन के ऊपर जो खौफ तारी हुआ वो वही मौजे ने किया, मौजे ने किया। राइट, मैं अभी यही बात करने वाली थी कि जब ये फौजी खुलूस से लड़ रहा हो सही तो फिर गैबी मदद आती है और हमने देखी है। सही 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 सही, बिल्कुल ठीक। मतलब कि आज से पहले 1400 साल पहले जब सिर्फ 72 लोग थे और वो लड़ने के लिए पहुंचे, तो तब क्या था? गैबी मदद थी, अल्लाह की मदद थी, जिससे जो है वो मैदान जो है वो फतह हुए। एक निहत्ते लोग जिनके पास औजार नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ने के लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई जो है वो करबला में तो सिविलियन लोग थे और उन पे यजीद ने फौज चढ़ाई। बदर में 313 थे, उनके ऊपर 1000 आए। इसी तरह अगली जंगों में भी हमेशा दुश्मन को अददी बरतरी हासिल रही। यरमुक के अंदर 4 लाख फौज से रोमनों ने हमला किया, मुसलमान 80,000 भी नहीं थे। सही। तो फिर वहाँ फतह हुई, और ऐसी फतह हुई कि रोमन एम्पायर टूट गई। सही सही। और मैदान में कादसिया में ईरानियों के साथ लड़ाई हुई, ईरानियों के साथ, और वो जो ईरानियों की फौज थी वो भी शिकस्त खा गई खालिद बिन वलीद से। तो ये क्या आप देखते हैं कि ठीक है, जज्बा था, ट्रेनिंग भी थी। खालिद बिन वलीद की तैयार करदा फौज थी, सालिद बिन अबी वकास की तैयार करदा फौज थी, ये सारी बातें हैं। इकरमा की क़यादत में लड़ रहे थे फौजी, लेकिन जो गैबी मदद थी वो थी। और वो पाकिस्तान को, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान फ़ौज का जो जज्बा है इसको कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान की बच्चों की माओं को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को ये जज्बा उभारना चाहिए। हर बच्चे को इससे वाक़फ़ियत दिलानी चाहिए। और इसी की बुनियाद पर हम वो फौजी प्रोड्यूस करते हैं। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। देखिए, वालिदैन की तरबियत होती है, माएँ बच्चों के अंदर ये जज्बा डालती हैं उनके जहनों में, और उसकी बुनियाद पर फिर हमें वो फौजी हासिल होते हैं। एक लंबा अरसा गुजर जाता है, फिर उनको ट्रेन किया जाता है, फिर उनको मुख्तलिफ जो फौजी ज़िंदगी के मराहिल हैं उनसे गुजारा जाता है। तो एक तब जाके हमें कहीं एक अच्छा फौजी मैसर आता है। इसलिए मैं जब भी देखता हूँ कि हमारे जूनियर ऑफिसर्स, हमारे इंतहाई खूबसूरत ऑफिसर्स जो हैं ये दहशतगर्दों की गोलियों का शिकार हो गए, शहीद हो गए, तो मैं उस नुकसान का मुझे एहसास होता है कि ये कितना कीमती ह्यूमन मटेरियल था जिसको हम खो रहे हैं। हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए
इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सियासी मसलहतें जो हैं वो बड़े ऑपरेशंस को रोकती हैं। हमारे सियासतदानों का तकिया कलाम है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता। मैं कहता हूँ कुछ सोचो, कुछ तदब्बर करो, कुछ तालिबान की फतह से ही सबक हासिल करो। जंग से कुछ हासिल हुआ उन्हें या नहीं हुआ? आप दुनिया की तारीख पे नजर डालें, आप गैरों की तारीख पे नजर डालें। भगा दी उन्होंने। और ये बेमानी किस्म के फिक्रे हमने याद किए हुए हैं, जंग से कुछ हासिल नहीं होता, फौजी ऑपरेशन किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। ओ भाई, जब फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको खुद फौजी ऑपरेशन का साथ देना चाहिए कौम की हैसियत से। ये कहना कि हम किसी कीमत पे फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। आप देखें फॉकलैंड का मामला हुआ, क्या मार्गरेट थैचर ने ये कहा कि मैं फौजी ऑपरेशन नहीं होने दूंगी? उन्हें पलक झपकते में डिसीजन ली, जाओ 7000 दूर जाकर हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करो, और जिसने हमें चैलेंज किया उसको शिकस्त दो। इसी तरह टावर्स पे अटैक हुआ तो क्या अमेरिका ने ये कहा कि हम फौजी ऑपरेशन नहीं करेंगे? उनको तो जब मसला होता है वो फौजी ऑपरेशन करते। ऐसा ही 700 सर, यहाँ पे भी सलाब आ जाए, किसी को अल्लाह माफ करे, कोई जो है वो कुदरती आफात आ जाए, तो आप देखते हैं कि हमारे कमांडोज, हमारी आर्मी सामने आती है तो मसले मसाइल हल होते हैं। आम सिविलियन से जो है वो मसले तो उस तरह हल होते ही नहीं जिस तरह एक कमांडो मसला हल कर सकता है। यही तो बात है कि अगर हम आज अपने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हर बच्चे को एक कमांडो की तरह ट्रेनिंग दें और उसको पढ़ाएं और उसका जज्बा पाकिस्तान के लिए उभारें, तो आने वाले वक्त में हमारा हर शहरी जो है वो एक आर्मी पर्सनैलिटी होगी। आज का बच्चा जो है वो एक फूल बच्चा बन गया है। बच्चों के दिमाग में ये जहर घोला जा रहा है कि फौज बोझ होती है। कोई ये पढ़ा रहा है कि 80% बजट खा जाती है। भाई कुछ आदादो शुमार खुद देख लो, बजट डॉक्यूमेंट लिख लो और उसके हिसाब से बात करो। और ये जान लो कि 3 फौजें हैं, जो हमें 16% मिलता है उसमें से आधा नेवी और एयरफोर्स को मिलता है। तो पाकिस्तान को 4% आप कहें कि या 8% मिला, उसमें से 4% से ज़ायद हमारी तनख्वाहें हैं। तो ये बच्चों के जहन में जहर घोला जा रहा है कि फ़ौज सारा 80% बजट खा जाती है, जो झूठ है। आप इस झूठ को ज़ाहिर करना असातिज़ा की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। फिर ये कि जी फौजी ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं होता, जंग से कुछ हासिल नहीं होता, ये जहर है जो हम अपने बच्चों के दिमाग में आज जो हम घर की दरवाजे बंद करके सो रहे हैं ना आराम से, उसके रीज़न ये है कि हमारे अफवाज जो हैं वो बहुत बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। वो बहुत जो है वो शुजात और बहादुरी की मिसालें और तारीख़ रकम करने वाली जो है वो फ़ौज हैं। जो है कोई भी हो, बर्री बैरी कोई भी हमारी जो है वो फ़ौज हो, हर तरह से लड़ने की और दुश्मन की आंख में आंख डाल के ललकारने और उसको हराने की सलाहियत रखती है हमारी अफवाज। तो आज हमारा हर बच्चा, हर जवान, क्योंकि मैं तो खैर जिस जो है माहौल में जवान हुई वहाँ मेरी जो है वो फादर की फैमिली जो है वो आर्मी पर्सनालिटीज़ थी सारी, तो मुझे इसलिए उनका जो है वो ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों का जो है वो आइडिया है कि ये कितनी मुश्किल और टफ़ लाइफ है, इसमें कितनी जो है वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इंसान को अपनी ज़िंदगी कितने असूलों के मुताबिक टाइम टू टाइम स्पेंड करनी पड़ती है। और आज जब मैं आम लोगों को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, खेल कूद में ज़ाया हो रहा है। यही बच्चे अगर इनको ट्रेनिंग दी जाए, आज कोविड की सिचुएशन में अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का आगाज़ कर दिया जाए कि बच्चे जो है वो अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लें, तो हमारे जो है वो मुल्क का हर बच्चा सिपाही हो। ये हम इसके लिए एफर्ट्स क्यों नहीं करते? ये अफसोसनाक बात है कि हम ये एफ़र्ट नहीं करते। हमने वसाइल की वजह से जूनियर स्कूलों में और कॉलेजेस में वो नेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था वो ख़त्म कर दिया। हालांकि तुर्की में हर शहरी पे, औरत हो या मर्द हो, लड़की हो या लड़का हो, फ़ौजी ट्रेनिंग साल की लाजिम है। इजराइल में लाजिम है, इजराइल में 2 साल 3 साल तक है। तुर्की में भी अगर वो चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल यकसर ख़त्म कर दिया। और फिर जो मैंने ख़तरनाक बात की है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्ज़त सराई करना अभी कानून बन गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें वालिदैन और असातिज़ा की सतह पर, समाजी रहनुमाओं की सतह पर इसको रोकना चाहिए, इसका सद्देबाब करना चाहिए। क्योंकि ये एक जहर फ़ौज के ख़िलाफ़ फैलाया जाता है कि जी बहुत बड़े इनको जायदादें मिल जाती हैं, बहुत ये इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है।
मैं कुर्बानी भी तो करूँगा कि देखें। फ़ौज की तनख्वाह हमारी हाँ। बहुत दुनिया से कम है। हमारे पास हम फ़ौजी हमारे आप कहें कि उनमें इतनी हया है कि वो आपसे मांगते ही नहीं, मांगते ही नहीं, सही बात है, वरना सही कह अगर रहे वो हैं। चाहें हाँ, तो जैसे बाकी चले जाते सही हैं बात है। ग्रीनर पैस्चर्स में, हाँ। तो मैं भी जा सकता था सही। ग्रीनर पैस्चर्स में। ह्यूमन मटेरियल था ना, ये बड़ा सही, कीमती ह्यूमन सही, मटेरियल सही। है। इसको दुनिया ऐसे करके उचकना चाहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, सीखना राहिल चाहते शरीफ हैं। को राहिल शरीफ को ले गए ना, ले गए। तो फिर आप बिल्कुल सही, देखें बिल्कुल कि सही। ये इतना कीमती मटेरियल है कि अगर ये छोड़ना चाहें और जाना चाहें तो दुनिया इनको ऐसे लेगी। ऐसे अच्छा, फिर हम ये कहते हमें हैं कि कदर करनी हमारी है। फ़ौज का जज्बा जो है वो बहुत आप कहें तवाना जज्बा है और बहुत मजबूत जज्बा है, तो हमें पूरी कौम की हैसियत से उस जज्बे को और भी बढ़ाना चाहिए। अपनी तरफ से फ़ौज को मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए। बिल्कुल सही, फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई या उनको बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। बिल्कुल, मैं चूँकि बिल्कुल। फ़ौज में रहा हूँ, आप मुझे कह सकते हैं कि तुम जाहिर है, इंटरेस्टेड पार्टी हो, बिल्कुल। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये समझता हूँ, आप दूसरे कामयाब मुल्कों की रविश देखें, क्या वो अपनी फ़ौज के खिलाफ ऐसे करते हैं? अमेरिका में सबसे ज़्यादा खर्चा अमेरिकन फ़ौज करवा रही है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर हर जगह उनके लिए बोर्ड लगे हैं, मिलिट्री पीपल दिस साइड। ठीक है, अगर आपका बैगेज गुम गया तो वहाँ पर हर एयरपोर्ट पर एक फ़ौजी स्टेशन है जिसमें कोई ना कोई हवलदार सार्जेंट बैठा है जो आपकी मदद करेगा और आपको सबसे पहले अपना सामान मिलेगा। सही। इमिग्रेशन में सबसे पहले फ़ौजियों को वो दाखिल करेंगे। तो हमने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक सियासत की वजह से हमने बयानबाजी की, और मैं समझता हूँ ये जुर्म किया, ये नहीं करना चाहिए, और तमाम कौम को इसका एहसास होना चाहिए जो ऐसी बातें करे उसको रोक दें। सर ये बताइएगा कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन, 6 सितंबर का दिन, यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन, इस दिन पे जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे आने वाले वो बच्चे हैं जिन्हें हमारी तारीख से वाकफियत ही कोई नहीं है, जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि हमारे पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया, इस 6 सितंबर की तारीख से असल जो मैसेज, जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है? पहला मैसेज तो 6 सितंबर का कौम के लिए जज्बे का है। दूसरा मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि कौम ने उस दिन इत्तेहाद दिखाया अपना। तमाम सियासी रंजिशें, तमाम गरोही, कबायली, ख़ानदानी रंजिशें अलग हो गईं। सही। तमाम कौम एकदम आपस में होमोजेनस हो के सीसा पलाई दीवार बन गई। कोई बलोच नहीं रहा, कोई सिंधी नहीं रहा, कोई पंजाबी नहीं रहा, सब पाकिस्तानी बन गए। तो वो जज्बा, हमें उस जज्बे की कदर करनी चाहिए और ज़माने अमन के अंदर उस जज्बे को और मजबूत और तवाना करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये काम माओं का है, फिर उनके बच्चों के बापों का है, फिर उनके असातिज़ा का है, फिर जिस भी फील्ड में ये जाते हैं उनके सीनियर्स का है। सही। और इस जज्बे को खुदारा आप बहुत एहतियात से इसको रखें। ये इंतहाई कीमती जज्बा है और इसकी आबियारी करते रहें। सर आज जो माशरे में ये मामलात हो रहे हैं जिसमें ये तकलीफ़, परेशानियां सारी सामने आ रही हैं, लोग सेल्फ डिफेंडर नहीं हैं, अगर हर बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाए सेल्फ डिफेंस की, तो क्या इसके लिए हमारी जो है वो पाक अफवाज, हमारी जो मिलिट्री है वो किस तरह से जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, काम कर सकती है? आप इस पर क्या जो है वो मेरा ख्याल है कि इसमें फ़ौज बिल्कुल आपकी मदद कर सकती है। आप रिटायर्ड मैन पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉलंटियर रिटायर्ड मैन पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और वो आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे और आपके बच्चों को आके ट्रेनिंग देंगे। आप दिन मुकर्रर कर दीजिए कि इस दिन आप आएँ और हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखाएँ। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मेरी तरह के वॉलंटियर होंगे जो अब रिटायर्ड हैं और काम करने को कुछ नहीं है, तो चलें हम बच्चों को ट्रेन करेंगे। और कौम, ये तो इंस्टीट्यूशंस पे इसका इन्हिसार है कि वो कैसे अपने बच्चों को इस तरफ लाते हैं और उनके अंदर ये जज्बा उभारते हैं, उनको जो बेसिक टेक्निक्स हैं सेल्फ डिफेंस की वो सिखाते हैं। मेरा ख्याल है कि हर गांव में, हर स्कूल को फ्री इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे आर्मी की तरफ से। सही कह रहे हैं। अगर आप के पास वसाइल नहीं हैं
तो इस काम के लिए लोग तनख्वाह भी नहीं लेंगे। आज भी तो हम दिफा का दिन ही मना रहे हैं ना, तो अपना दिफा भी तो ज़रूरी है। अपनी ज़ात को जो है वो दुश्मन से बचाने के लिए आपने सेल्फ डिफेंडर कैसे बनना है ये सीखना भी तो ज़रूरी है। आज के माशरे में सर मुझे जहाँ कमी महसूस होती है वो सेल्फ डिफेंडर की है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इस कदर उलझ चुके हैं कि हमें अपनी सेल्फ डिफेंस जो है वो हम भूल चुके हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है माशरे में, अकेडमीज़ हों या ना हो, लेकिन एक शख्स अगर अपना दिफा खुद करना चाहता है तो वो अपने दुश्मन से या उस शख्स से जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है उससे कैसे लड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ी रिसोर्स हमारे पास रिटायर्ड फौजी मैन पावर की है। स्कूलों में वॉलंटियर प्रोग्राम होने चाहिए। मैं खुद देख के आया हूँ अमेरिका में वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं। अमेरिका में वो पेरेंट्स को कहते हैं कि आप में कौन सी स्किल है और वो स्किल हम वीकेंड पे अपने बच्चों को इम्पार्ट करना चाहेंगे। अगर आप फौजी हैं तो कोई फौजी स्किल सिखा दीजिए, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो अपनी गेम सिखा दीजिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो बच्चों के लिए एक लेक्चर आप इंजीनियरिंग का दे दें। तो इस तरह बच्चों का दिमाग खुलता है और उनका इंटरेक्शन होता है अपनी पुरानी जनरेशन के साथ। मैंने अमेरिका में देखा है वो ये करते हैं। हम क्यों नहीं करते? शायद हमारी अना है और हमारे दूसरे हमें शक रहता है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इसकी वजह से लेकिन इस दफा जो है वो दफा के लिए अब हमारी कौम को आगे आना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंडर बनना पड़ेगा। औरतों को आगे आना चाहिए, औरतों को आगे आना चाहिए, यस, खवातीन को आगे आना चाहिए। खवातीन को एक कमांडो जो है वो लेडी होना चाहिए। मैं हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। हमारे पास ख्वाला बिनत अजवर की मिसालें मौजूद हैं जो अपने भाई को रोमनों ने कैद कर लिया तो वो उसको छुड़ाने के लिए जो फौजी दस्ता भेजा गया उसमें शामिल थी। और यहाँ तक वो रिवायत तो जनरल तारिक अकरम ने भी वो लिखी है, AI अकरम साहब ने अपनी किताब में, कि आर्मी कमांडर ने देखा कि एक जवान बहुत ज़्यादा जानफिशानी से घोड़े पर लड़ाई कर रहा है और जाके रोमन फौज में नेज़े मार रहा है, तो साथ घोड़ा भगाया और पूछा कि कौन हो तुम। और पहले तो खामोशी थी, जब कड़क के कहा कि कौन हो तुम, मैं पूछ रहा हूँ, तो एक नस्वानी आवाज़ आई, हज़रत मैं ख्वाला हूँ। तो खालिद बिन वलीद हैरान रह गए। तो ये जज्बा तो हमारा शुरू से था। सही। अब अल्लाह का शुक्र है फ़ौज के अंदर ख़वातीन भी आ रही हैं। बिल्कुल, हमारी लड़कियां जो हैं अब हमारी पायलट भी हैं, ऐसा ही, और एक ने तो शहादत का मकाम भी हासिल कर लिया। तो ये पाकिस्तान जो जो वक्त गुजर रहा है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जो जिन मामलात में हमें तनज़्ज़ुल नज़र आता है उसको गौर से देखें, उसको एनालाइज करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ हमें अच्छाई नज़र आती है तो उसका भी इदराक होना चाहिए, उसका भी इकरार होना चाहिए, और बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमने अचीव किया है। हमने दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया। हाँ। पाकिस्तानियों ने बनाया ना, सही, ठीक है। हमने दुनिया की सबसे ट्रेंड फौज बना दी, पाकिस्तानियों ने बनाई, खुद हमारे ही सीनियर्स ने हमें ट्रेन किया। जी बिल्कुल सही। अब सारी दुनिया इसका इकरार करती है और मैदान में ये फौज अपने जो है अपनी सलाहियत मनवा भी चुकी है। अच्छा, दुनिया मानती है। हमने तमाम मुश्किलात, तमाम सैंक्शंस, तमाम रुकावटों, धमकियों के बावजूद न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली, और अब पूरी दुनिया को पता है कि हमारी न्यूक्लियर पावर ऐसी है जो दुनिया के पास नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। हमारे मिसाइल्स में वो ताकत है और वो सलाहियत है जिसे दुनिया डरती है। तो ये हमने कर लिया। हमने मंगला डैम भी बना लिया, तरबेला डैम भी बना लिया, कुछ वजूह की बुनियाद पर। फिर ये तरक्की का अमल रुका जब सियासत बीच में आ गई, जब खुद गर्जी बीच में आ गई। वो क्या अल्लामा हाफिज़ ने कहा है ना, हम करम ज़ खुद कामी ब बदनामी रसीद आखिर। हमारी खुद गर्जी हमारी बदनामी का बायस बन गई। तो हमें इत्तेहाद कायम करना चाहिए, हमें अमन कायम करने के लिए का वो इत्तेहाद जो है वो परमानेंटली अपने ऊपर लागू करना चाहिए। क्योंकि जब हम क्राइसिस से निकल जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं उस इत्तेहाद को। हम फिर सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, सैयद और पठान और मिर्ज़ा और राजपूत बन जाते हैं। हमें ये ज़ात बरादरी और कबायलीज़म और रीजनलिज़म, पैरोकियलिज़म, इससे जान छुड़ानी होगी अगर हम दुनिया में वाकई लीड करना चाहते हैं। वरना यही वो बुराइयां हैं, यही वो रुकावटें हैं जो आपके तरक्की की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोक देती हैं, आपके पाँव में जंजीर डाल देती हैं। सही। सर, एक आर्मी पर्सनैलिटी कहीं खड़ी हो
कहीं नाका लगा हो और कहीं आम पुलिस का नाका लगा हो, तो लोग जो है ना वो कुछ देर पहले से ही अपने आप को ज़रा सेट कर लेते हैं कि आगे से जो है वो फ़ौजी खड़े हुए हैं तो हमारे से जो है वो सवालात करेंगे। आईडी कार्ड पहले निकाल लिया जाता है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला खड़ा हो तो ये चीज़ हमें देखने में नहीं मिलती। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा ऐसी ट्रेनिंग ले कि जिसमें वो हर इदारे की इज़्ज़त करे, अपने जो है मुल्क को बदनामगी से बचाते हुए इज़्ज़त की तरफ लेके जाएं और हम तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में से निकल के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएं। इसके लिए एफर्ट्स कितनी करनी पड़ेंगी, इसके लिए ट्रेनिंग किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और बड़े जज्बे के साथ लोगों को असूल परस्ती की तरफ राग़िब करना पड़ेगा। जो आपने बात की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फील्ड मार्शल अयूब खान सरकारी गाड़ी में, फौजी गाड़ी में जा रहे थे जश्न बहारा देखने। सही। और कोयटा का वो जो कैंटोनमेंट एरिया और सिविल एरिया के दरमियान जो एक बैरियर लगा था, वहाँ एक फ़ौजी सिपाही ने गाड़ी को रोक दिया, बैरियर उठाया नहीं। ड्राइवर ने कहा कि भाई फील्ड मार्शल हैं, 5 तारे नज़र नहीं आते। उसने कहा जी फ़ौजियों को सरकारी गाड़ी को ये बैरियर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं गैरिजन कमांडर ने कि फ़ौजी गाड़ियाँ शहर में नहीं जाएंगी। तो एडीसी ने भी कहा कि भाई फील्ड मार्शल बैठे हैं। उन्होंने कहा साहब फील्ड मार्शल यूनिफॉर्म में है और ये रास्ते पे पाबंदी है, यहाँ नहीं जा सकते। सही। अब अयूब खान ने ड्राइवर को कहा गाड़ी वापस मोड़ो। गए, सूट चेंज किया, जश्न बहारा देखना था, जश्न बहारा के लिए इनविटेशन था। सही। बलूचिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ने किया हुआ था। वापस सिविल गाड़ी में आए तो उसने जाने दिया, तो अयूब खान ने शाबाश भी दी, इनाम भी दिया। तो ये यहाँ तो हमें जरा सा रोक लें तो हम फौरन से जो है वो हम फौरन मनाने आ जाते हैं। अब देखें जूनियर फौजी ने रोका और इतने सीनियर फौजी ने जो रैंक आज तक सिर्फ पाकिस्तान में अयूब खान के पास ही था, उसने उसको इनाम दिया, हाथ मिलाया, शाबाश दी, ये गुड वेल डन। ऐसे असूल पे काम होता है। हमारे यहाँ लोग नाराज़ हो जाते हैं। मुझे याद है जस्टिस समीर उल मुल्क मैंगल को रोका गया, उन्होंने बहुत तूफ़ान मचाया, यहाँ तक ऑर्डर दिया कि मेरी अदालत में ले आओ उस कप्तान को, उसको नौकरी से निकालो, उसको हटाओ, बलूचिस्तान से निकाल दो। इस किस्म की बातें होती हैं। सही बात तो है। अपनी ये मिसाल करवा के आप कहीं भी एंट्रेस करें, चाहे आप कितनी ही बड़ी पर्सनैलिटी क्यों नहीं है, सबसे बड़ी ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद किसी की ज़ात जो है वो बुलंद नहीं। मेरे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो मुबारक और बड़ी ज़ात है। एक इंसान जो है ना वो सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा है और तकब्बुर और अना इतनी है कि जैसे पता नहीं अगले लम्हे पूरी दुनिया जो है वो एक अकेले इंसान ने फतह कर लेनी है या सारे तूफान जो है वो एक इंसान ही मचा लेगा। इसीलिए आज यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पे हमें अपनी पाक अफ़वाज से सीखना है ये कि हमें अपने आप को चेंज कैसे करना है, बदलना कैसे है। ना अफ़वाज का जो है वो ढोंग या रंग या ढंग तकब्बुर है और आजिज़ी है, मोहब्बत है, अमन है और इसी से जो है हमारी अफ़वाज जो है वो चल रही हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँ? जी मैसेज यही है कि अपनी फ़ौज का साथ दें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और जब वक्त पड़े तो फ़ौज और कौम की सफ़ें एक हो जानी चाहिए और ये जितने भी हमारे तासुब हैं इनसे जान छुड़ाएं। अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें, ऐसी तरबियत दें कि वो कौम की तरक्की और कौम के दिफा में अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे फ़ौज में आएँ। सिलेक्टेड बच्चे ही फ़ौज में जाएंगे जो फ़ौज के मेयार पे पूरे उतरते हैं। सही। लेकिन बाकी कौम को भी फ़ौज के साथ ही इन मसाइल में जब कौम पे बन पड़े तो पूरी कौम को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ता है। उसके लिए तैयार रहें और अपनी फ़ौज का ख्याल रखें, अपनी फ़ौज की इज़्ज़त का ख्याल रखें। ये जो हर्ज़ सराई लोग करते हैं इनको रोकें और इनको समझाएं कि ये ऐसा नहीं है। हकीकत को अगर आपको हकीकत पहचाननी है तो जाएं फ़ौज के अंदर, फ़ौज की यूनिटों में जाएं और देखें फ़ौजी कैसे रहते हैं। और पूरे मुल्क के अंदर आपको आज़ादी हासिल है, आप हर जगह जा सकते हैं। फौज आपको वेलकम करेगी, आप आएंगे तो। ये मैं पूरी कौम को बताता हूँ। हम मेहमान नवाज हैं, आपकी मेहमान नवाजी भी होगी। आप आए तो सही, आप देखें तो सही फ़ौज को। पहले अपनी आंखों से देखें, फिर बोलें, फिर तोलें। यहाँ बगैर देखे बोला जाता है और
तोला जाता है, ऐसा ना करें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़े ही खूबसूरत और एहसन अंदाज से 6 सितंबर की जो तारीख़ है उसको जो एतवार खोले, और जिस तरह हमारी आने वाली नस्लों को इस वक्त में दिफा की ज़रूरत है, सेल्फ़ डिफेंडर उनको बनना है, इसके लिए ज़रूरी है कि माशरे में, इस मुल्क में हर स्कूल, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में, वही ब्रिगेडियर साहब वाली बात कि सब बच्चे जो है वो फ़ौज में नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट सब बच्चे सेल्फ डिफेंडर तो बन सकते हैं, सब बच्चे जो है वो दुश्मन से मुकाबला करने की सलाहियत के लिए अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि पहले वालिदैन अपने बच्चों को ये समझाएं और बताएं कि इस मुल्क के दिफा के लिए हमारी पाक अफवाज कितनी मेहनत और कितनी दिलेरी से लड़ती हैं, और फिर ये दिखाने के बाद जो है वो उनकी ट्रेनिंग हो, हर बच्चे को ट्रेन करें कमांडो की तरह, फिर बनेगा पाकिस्तान वो मुल्क कि जिसकी तरफ कोई आंख उठा के, वैसे तो अब भी नहीं देख सकते लेकिन फिर तो सोचेंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ कल फिर इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।